हेलो फ्रेंड्स, 16 नवंबर डेट है। देखते हैं द हिंदू में क्या है। फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। मोदी लॉन्चेस अ मिशन फॉर मोस्ट बैकवर्ड ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। तो शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर जो मोस्ट बैकवर्ड है उनके लिए उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया, उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। टुडे वी आर रीचिंग 75th पीवीजीटी, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये एसटी के अंदर आते हैं, लेकिन ये अंडर डेवलप्ड होते हैं, इसलिए उनको कैटेगराइजेशन किया जाता है पीवीटीजी, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। तो ये किया जाता है ऑफ द कंट्री हु हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ इवन बेसिक एम्यूनिटीज सो फार। तो इन्होंने ये बोला है पीएम मोदी ने कि इनके अंदर जो एसटी के अंदर जो पीवीजीटी है उनको बेसिक एम्यूनिटीज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टैप वाटर वगैरह ये चीज़ें भी नहीं मिली, तो ये अंडर डेवलप रहे। ऑल प्रीवियस गवर्नमेंट डिड वॉज काउंट देम एंड क्लासीफाई देम। पहले की गवर्नमेंट ने बस उनको गिन लिया और उनको क्लासीफाई कर दिया। आई डोंट वांट टू जस्ट ऐड अप नंबर्स, आई वांट टू ब्रिंग पीपल टुगेदर, ये नरेंद्र मोदी जी ने बोला है। एक्चुअली ही वॉज नरेंद्र मोदी पेज ट्रिब्यूट टू द फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। तो उनके बर्थ एनिवर्सरी पे वो बिरसा मुंडा की बर्थ प्लेस है वहाँ पे गए थे, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने ये स्पीच दिया है। तो वहाँ का ये न्यूज़ है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी said on the Wednesday as he launched the 24,000 crore prime minister particularly vulnerable tribal group डेवलपमेंट मिशन, ठीक है। तो इन्होंने ये 24,000 करोड़ रुपए का पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया है। एंड अ विकसित भारत संकल्प यात्रा फोकसेस ऑन द गवर्नमेंट स्कीम सेचुरेशन टू द लास्ट मिल इन द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा ये भी इन्होंने स्टार्ट की, जो कि लास्ट माइल तक, मतलब हर लोगों तक गवर्नमेंट के क्या काम है क्या काम नहीं है वो पहुंचाएगा, ठीक है। उसके बाद Mr. Modi remarked the while celebrating the birth anniversary of the tribal icon बिरसा मुंडा इन हिज बर्थ प्लेस इन झारखंड, ठीक है। थोड़ा बिरसा मुंडा के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। इनको धरती आबा भी बोलते हैं। ही वॉज ट्राइबल लीडर एंड एट द एज ऑफ 25 ही वॉज गिवन द डेथ पेनल्टी, ठीक है। ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो फिर अर्ली एजुकेशन लेने के लिए वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए थे, क्रिश्चियन मिशनरीज में। तो बाद में उनको रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट आवर रिलीजन, और उनके बाद उन्होंने बिरसायत नाम का एक रिलीजन खुद का ही चालू कर दिया, ठीक है। तो ही फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ही उनको अभी धरती आबा बोलते हैं, मतलब ही इज लाइक अ गॉड, और उनके जो बिरसायत फेथ है वो भी उन्होंने एस्टेब्लिश किया। तो ये चीज़ें आप याद रखिए। तो उनके इसके ऊपर ये न्यूज़ है, ठीक है। इसका एक्सटेंशन देखते हैं न्यूज़ का क्या है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अ ट्राइबल आइकॉन बिरसा मुंडा सेलिब्रेटेड एज द जनजातीय गौरव दिवस फॉर द लास्ट 3 डिकेट्स, लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। तो पिछले 3 सालों से जो उनका बर्थ एनिवर्सरी, उनको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या सेलिब्रेट किया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस नाम का ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, उनके बर्थ एनिवर्सरी को, बिरसा मुंडा की। The tribal society has been fighting for its right for centuries, whether it was with the British or with moneyed interests. द फाइट वॉज गोइंग ऑन। जो बिरसा मुंडा थे वो पहले ब्रिटिशर से फाइट किए थे, उसके बाद वो मनी लैंडर से भी उनकी फाइट थी। देखिए, पहले ट्राइबल लोग थे, तो इनके अंदर ना जो लैंड था वो कलेक्टिव राइट होता था। तो लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट एक्ट लाया तो उन्होंने जमींदारी सिस्टम इम्प्लीमेंट की गई, तो दे वांट टू एक्सट्रैक्ट द फॉरेस्ट, ठीक है। तो वो फिर उनका लाइवलीहुड ये हो गया। तो जो पहले लैंड के ओनर थे, जो कलेक्टिव एक विलेज जो ओन करता था, तो फिर वो वहां पे लेबर बन गए, फिर उनकी परिस्थिति खराब हो गई, ठीक है। तो फिर उन्होंने इंटरेस्ट लेके अपना लाइवलीहुड निकालने के लिए ये चीजें की, तो मनी लैंडर का भी एक नेक्सस बन गया उनके उधर, तो उनके खिलाफ भी उन्होंने फाइट की है। It is unfortunate that till date tribal society has not got its proper place in the large society. The scheme is being
started today is to for the most backward people of our society is to make the work for intended intended and it's challenging for all of us। जो मिस्टर सोरेन है, जो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, ये बीजेपी के नहीं है, झारखंड के जो सीएम है मिस्टर सोरेन बीजेपी के नहीं, ये बात याद रखिए। तो उन्होंने मिस्टर सोरेन टेक अ डिग एट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन झारखंड फाउंडेशन डे, ठीक है ना। टेक अ डिग मतलब उनका क्रिटिसिज्म क्या है नरेंद्र मोदी का, उन्होंने ये बोला है कि तो ये थोड़ा पॉलिटिकल न्यूज है तो उस पर अपन ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। PM Modi added that he was very fortunate to become the first prime minister to visit the Birsa Munda's birthplace in उलीहट्टू। उलीहट्टू जो बर्थ प्लेस है बिरसा मुंडा का, वहां पे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने विजिट किया, ठीक है। वेयर ही अनवेल्ड the statue of a tribal hero and emphasized his government's effort to build the tribal freedom fighter museums all over the country, including in the Jharkhand. Just 1 year ago, on this day, I dedicated the भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क कम फ्रीडम फाइटर म्यूजियम इन रांची टू द नेशंस। तो पिछले साल उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल कम फ्रीडम फाइटर म्यूजियम इन्होंने बनवाया था, तो उन्होंने यहाँ का उसका मेंशन किया है। वाइल प्रेजेंटिंग द नेम ऑफ स्कीम्स इन हिंदी, द प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है, ये इन्होंने स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान विच विल प्रोटेक्ट द ट्राइबल ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन एंड नर्चर देम। तो ये स्कीम क्या करेगी, उनको प्रोटेक्ट करेगी और उनको नर्चर करेगी फ्रॉम द एक्सटेंशन। अभी इसमें कुछ पॉइंट नहीं दिए अपन, वो पीआईबी में दिए हुए एक्स्ट्रा पॉइंट्स थोड़ा कवर करेंगे इस पॉइंट से रिगार्डिंग, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। श्री नरेंद्र मोदी एम्फसाइज द नीड टू फोकस ऑन द 4 अमृत सभा ऑफ विकसित भारत, अमृत स्तंभ, सॉरी, जो 4 अमृत स्तंभ है उसके उन्होंने बातचीत की। और द पिलर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नेमली वुमन एम्पावरमेंट ऑफ नारी शक्ति, ये फर्स्ट पिलर उन्होंने बोला है विकसित भारत का। उसके बाद फूड प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया सेकंड पिलर, यूथ ऑफ कंट्री, एंड लास्टली द इंडियाज न्यू मिडल एंड द पुअर्स। ये उन्होंने 4 पिलर बताए विकसित भारत का, ठीक है, ओके। He said that the degree of development in India depends on the capacity to strengthen these pillars of development। तो ये जब पिलर मजबूत होंगे तभी डेवलपमेंट होगी, ये उन्होंने बोला है, ठीक है। The Prime Minister underlined that the major foundation of the resolve for the development of India is the PM जनमान, ठीक है, और द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। अभी अपन इसको डिस्कस किया, ये क्या है, ठीक है। He noted that it was the Atalji's government which created the separate ministry for the tribal society and allocated separate budget। तो ये अटल जी ने सबसे पहली बार सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई ट्राइबल लोगों के लिए और उनके लिए अलग फंड भी उन्होंने एलोकेट किया। He informed that the budget for the tribal welfare has been increased by the 6 times as compared to the earlier। पिछले टाइम से इन्होंने 6 टाइम बजट बढ़ा दिया गया। Under the PM जनमान, the Prime Minister said that the government will reach out to the tribal groups and primitive tribes, most of whom still dwell in the forest। ठीक है, इस स्कीम के अंदर वो फॉरेस्ट ड्वेलर से मिलेंगे और उनका डेवलपमेंट के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था मेरे हिसाब से, पीएम जनमान ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 4 पिलर्स ऑफ अमृत स्तंभ ऑफ विकसित भारत, ये 4 पिलर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इतना ही इस न्यूज में। उसके बाद यहाँ पे एक डेथ पेनल्टी से रिलेटेड एक आर्टिकल है, थोड़ा मैं आपको थीम लाइन बता देता हूँ एडिटोरियल में क्या है। देखिए, डेथ पेनल्टी को ना मोस्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड डिनाई करता है, बोलते हैं ये गलत बात है। क्यों? समझो एक बंदे को फांसी दे दिया अपन ने और कुछ सालों बाद कुछ फाइल निकल गया है, कुछ एविडेंस हाथ में लगा कि यार इसमें ये मेन कल्प्रिट नहीं था या फिर इसने ये चीज ही नहीं की, तो आप उसको जिंदा करके कुछ नहीं कर सकते ना, आप उसको जिंदा थोड़ी कर सकते हो उसको मार देने के बाद। ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज ये हो गई है, अगर किसी ने किसी के साथ बहुत बुरा किया है तो अपन ने उसको डेथ पेनल्टी दे दी, ठीक है। तो वी आर नॉट हैविंग इट टू रिग्रेट, उसको अपन टाइम नहीं दे रहे वो रिग्रेट करने के लिए, वो सफर नहीं कर रहा, वो एक पल में वो मर जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट दिए जाते हैं
कि डेथ पेनल्टी एबोलिश करनी चाहिए। ठीक है, डेथ पेनल्टी क्यों देते हैं? क्योंकि वो एक डेटरेंस एस्टेब्लिश करता है लोगों के अंदर, ये लोगों की सोच है। लेकिन अगर आप देखोगे स्टैटिस्टिक्स, तो डेथ पेनल्टी कुछ जिन जिन सजाओं के लिए है उनसे कुछ डेटरेंस नहीं आता, क्राइम रेट उतना ही बढ़ रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं आर्टिकल में क्या मतलब एडिटोरियम ने क्या है। देखिए, भारतीय न्याय संहिता जो बिल आया था वो ऐसा बोल रहे थे कि इट विल रिप्लेस द आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। ठीक है, तो उसको रिप्लेस करेगा। तो उसको एबोलिश करने के लिए एक स्टैंडिंग, मतलब जो वो बिल आया पार्लियामेंट के अंदर, तो उसके ऊपर बहुत बहस हुई, तो उसको पार्लियामेंट्री कमेटी के पास दे दिया गया, स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स के पास दे दिया गया। तो उन्होंने भी जो कैपिटल पनिशमेंट का ये है ना, तो उन्होंने वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे रख दिया कि आप इस पे डिसीजन लो, आपका डिसीजन फाइनल होगा। ठीक है, तो इन्होंने ये इसको एबोलिश नहीं किया कंप्लीटली। ठीक है, जैसी मांग थी ना लोगों की, वैसा उन्होंने इसको कंप्लीटली एबोलिश नहीं किया। ओके, और जो सुप्रीम कोर्ट का भी अगर आप देखोगे तो 2007 टू 2022 में, इतने सालों में उन्होंने सिर्फ 7 लोगों को डेथ पेनल्टी दी है। ठीक है, मतलब वो सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो डॉक्टर है उसको फॉलो करते हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्टर क्या है, मतलब बहुत रेयर केस में ही वो डेथ पेनल्टी देते हैं। मतलब वो ओके, मतलब अगर बहुत सिविरिटी ऑफ केस है तभी वो डेथ पेनल्टी दी जाएगी, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, उसके बाद जो भारतीय न्याय संहिता है उसने उसमें ये उन्होंने जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, उनकी एक रिपोर्ट आई है कि तुमसे किसी को डेथ पेनल्टी दी भी जाती है लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से फिर उसका क्लीमेंसी, मतलब उसको क्षमा याचना वो फाइल करता है, फिर उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी तो एकदम से वो क्राइम नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो वो तो हो रहे, तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन है। इसलिए एडिटोरियल में ये सजेस्ट किया जाता है कि एक ना आप यूनिवर्सल रिमिशन पॉलिसी बनाओ कि अगर इस कंडीशन के अंदर अगर आप कोई क्राइम करते हो तो आपको, अगर ये कंडीशंस होगी, ठीक है ना, तो आपको रिमिशन, मतलब आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इसमें आपका जो डेथ पेनल्टी उसको कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, समझो अगर कोई सीरियस कंडीशन है, जैसे मेडिकल कंडीशन है, कोई किसी को बहुत रेयर डिसीज है, वो मरने ही वाला है ऐसे ना वैसे, और उसको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो उसको अपन लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन इसकी एक यूनिवर्सल पॉलिसी होनी चाहिए, ये राइटर बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा आर्टिकल था डेथ पेनल्टी से रिलेटेड। ठीक है, मेंस में कुछ आंसर लिखने काम आ जाएगा अपने को। ठीक है, healthy productive land affected by the sand and dust storms. This is equivalent to the combination of combined the size of all 5-6 Soviet central countries. The United Nations said the sand and dust storms are increasing drastically. देखो, जो सैंड एंड डस्ट का जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से 4.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो लैंड है वो प्रोडक्टिविटी उसकी कम हुई है। ठीक है, अफेक्ट हुई है। वो किसकी वजह से हुई? सैंड एंड डस्ट के स्टॉर्म की वजह से। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का ये बोला है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक न्यूज़ है, अगर आपके पास टाइम होगा तो आप इसको पढ़ सकते हो। वैसे यूपीएससी के काम का कुछ नहीं है, बस इंटरेस्टिंग है। कुछ कोचिंग सेंटर के ऊपर उनको फाइन लगाया गया, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स टीम इन इंडिया टू होल्ड द ऑन साइट रिव्यू मीटिंग। ठीक है, हर साल मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद रिव्यू मीटिंग होती है। तो ये इस साल इंडिया की है। तो ये पीयर रिव्यू मीटिंग की जाती है, मतलब दूसरे कंट्री के एक्सपर्ट्स आके अपनी कंट्री का रिव्यू करेंगे, वैसे ही अपने कंट्री के एक्सपर्ट दूसरे कंट्री में जाके रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो पूरा एक थोड़ा वर्ड बाय वर्ड देखेंगे न्यूज़, थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स टीम in India as a part of the process of conducting the country's mutual evaluation to ascertain if the authorities have put in place and effectively implementing the required legal framework against the money laundering and terror financing. ये दो चीजों को चेक करने के लिए ये किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग को के लिए अथॉरिटीज ने अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इफेक्टिव हो रहा है इसके अगेंस्ट। ठीक है, इसके लिए ये चेकअप हो रहा है। It is learned that the team arrived in Delhi in the first week of November. During the on-site visit, they expected to last around the 2 weeks. The FATF team will hold the meeting with the senior government officials and the representatives of the private sector. इनके साथ इनकी बातचीत होगी। According to the intergovernmental body, मतलब FATF, mutual evaluation are peer review
whether the member from the different countries assesses the another country. The process starts with the selections of a legal, financial and law enforcement expert for the assessment team. ओके मतलब दूसरे दूसरे कंट्री के एक्सपर्ट अपने कंट्री में आके ये चेक करेंगे, वैसे अपने कंट्री के दूसरे कंट्री में जाके चेक करेंगे, ठीक है। The country concerns provide to them all relevant laws and regulations that are in place to prevent the criminal abuse of the financial states system. Assessors analyze the information primarily looking at the technical requirements of FATF standards. The draft report is then prepared, identifying the areas of focus for the on-site visit. तो एक रिपोर्ट बनाएंगे. After the visit, the draft mutual evaluation report covering both the elements of technical compliance and effectiveness is brought out. As per information on the FATF website, the FATF plenary discuss the finding, including the rating, and adopts the final report of for publication. तो इंडिया के लिए जो रिपोर्ट बनाई जाएगी वो जून 2024 में आएगी, अभी ड्राफ्ट बनाएंगे, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। इतने इस न्यूज़ के अंदर है। तो दो चीज़ें याद रखो, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग को चेक करने के लिए आ रहे इंडिया के अंदर, आ चुके हैं, वैसे नवंबर के 3rd वीक में आएंगे, ठीक है। प्रपोज्ड क्रिमिनल कोड गिविंग मोर इम्यूनिटी टू डिफेंस पर्सनल, ठीक है। देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ न्यूज़ में क्या है। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कानून आएगा, अभी बिल है वो, तो उसके अंदर उन्होंने बोला है कि जो एरिया के अंदर कुछ डिफेंस पर्सनल्स सेफ इम्यूनिटी के लिए कुछ काम करते हैं, अगर उन्होंने किसी को मार दिया तो उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं बैठनी चाहिए, ये बोला गया है, ठीक है। तो जैसे कि आसपा आपको पता होगा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसके अंदर पावर होती है, गवर्नमेंट जो आर्म फोर्सेस होती है वो सर्च कर सकते हैं, किसी को किल भी कर सकते हैं अगर उनको सस्पेक्शन होगा अच्छा वाला, तो ठीक है। तो ये सारी चीजें वो कर सकते हैं, तो इनके ऊपर कोई कोर्ट एक्शन नहीं ले सकता, तो वही वो जनरल लॉ के अंदर लाने की अभी बात चल रही है, ठीक है। देखते वर्ड बाय वर्ड। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 expect to replace the CRPC criminal code of procedure, provided further immunity to armed forces personnel, as no case can be registered, important है, no case can be registered against them without the sanction of the state and uh, union government for the acts formed on duty of line. ड्यूटी ऑफ लाइन परफॉर्म करने के अंदर अगर वो कुछ एक्ट फॉर्म करते हैं विदाउट, अगर उनको परमिशन नहीं दी होगी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने, तभी भी अगर वो लाइन ऑफ एक्शन ड्यूटी कर रहे हैं, अगर वो किसी को मार देते या कुछ चीजें करते तो उनको उनके ऊपर कोर्ट कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है, ये बोला जा रहा है। The report published by the Parliamentary Standing Committee on Home Affairs last week said that the Union Home Secretary Ajay Kumar Bhalla briefed the panel about the 46 significant changes proposed in the law. ठीक है, Mr. Bhalla had told the committee that the new law provides the protection to the armed forces personnel. Armed forces के जो कर्मचारी उनको वो protection देगा, ये इन्होंने बोला है। The Samhita introduces the safeguard to prevent the registration of cases against the armed forces personnel for acts performed in line of duty without the prior consent of the central and state government. The reports quoting the Home Secretary of Representation, ठीक है। इसका मतलब यही है जो मैंने आपको अभी बताया, प्रायर कंसेंट भी अगर नहीं होगी और वो ड्यूटी करते हुए कुछ एक्शन करते हैं तो उनको सेफगार्ड दिया जाएगा, उनके खिलाफ केस रजिस्टर नहीं होगी, ये इस आर्टिकल में बोला जा रहा है। सीआरपीसी इंट्रोड्यूस्ड इन 1898 एंड अमेंडेड इन 1973, 73 में अमेंड हुआ 1973 में, और कब आया था 1898, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस ओनली ऑन द अरेस्ट एंड देयरफॉर नो कंडीशंस रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस, तो बस उनको वो अरेस्ट से ये करते हैं, प्रोटेक्शन देता है, सीआरपीसी के अंदर अरेस्ट नहीं हो सकते वो बंदे, ठीक है। एंड देयर इज नो कंडीशन रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई कि उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस नहीं बन सकते। द सीआरपीसी सेज दैट द नो मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन शैल बी अरेस्टेड फॉर एनीथिंग डन और एब्रप्टली और परपोरेटेड टू बी डन, ठीक है। किसी भी आर्म फोर्सेस के सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे को आप नहीं अरेस्ट कर सकते, अगर उसने कुछ किया भी होगा
और वो ऐसा परपोरेटेड लग भी रहा होगा वो कुछ करेगा, टू बी डन बाय हिम इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी इज ऑफिशियल ड्यूटीज एक्सेप्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यही वो बार बार एक ही चीज अपने को बता रहे हैं। द प्रपोज्ड प्रोविजन विल बी इन एडिशन टू द आसपा। आसपा क्या है? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके अंदर जो मिलिट्री पर्सनस होते हैं उनको सर्च, अरेस्ट, किल करने का भी वारंट होता है, वो कर सकते हैं। इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली जाती। ठीक है, दैट गिव्स अनब्राइडल्ड पावर, मतलब अनकंट्रोल्ड पावर टू द आर्म फोर्सेस डिप्लॉयड इन द डिस्टर्ब एरिया टू अरेस्ट और किल एनीवन एक्टिंग इन द कंट्रोवर्शन ऑफ द लॉ एंड सर्च एनी प्रीमाइसेस विदाउट वारंट एंड द प्रोटेक्टिंग द प्रोसिक्यूशन एंड लीगल सूट्स विदाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन। ठीक है, पहले किसी एरिया को ना डिक्लेयर किया जाता है डिस्टर्ब एरिया, उसके बाद वहां पे आसपा लागू किया जाता है और इस लॉ के अंदर वो अरेस्ट, सर्च सब कुछ कर सकते हैं विदाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट। ठीक है, at present the ASPA is applicable in the parts of Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and whole of Jammu and Kashmir। कितने स्टेट हो गए? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड होल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 स्टेट्स हो गए, जम्मू एंड कश्मीर याद रखिए, और आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। ठीक है, ये इन स्टेट के अंदर आसपा अभी लागू हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे इंप्लीमेंटेड है आसपा। टू प्रमोट द जेंडर पैरिटी, भारतीय नागरिक न्याय संहिता, क्या नाम है इसका? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अलाउ द सर्विसेज ऑफ समन्स ऑन एनी अडल्ट फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग द वुमन इन द एब्सेंस ऑफ अ पर्सन टू बी समन द रिपोर्ट सेड। रिपोर्ट है, इसके अंदर ये बोला है कि रिपोर्ट जेंडर पैरिटी, समानता दी जाएगी। अगर किसी को बुलाया जाता है एनी अडल्ट फैमिली मेंबर्स को इंक्लूडिंग वुमन इन द एब्सेंस ऑफ अ पर्सन टू बी समन, तो वो चलेगा। ठीक है, अब ये आया नहीं है, ये बिल है, जब एक्ट बनेगा तब तो उसको पढ़ाई करेंगे। बस एक ओवरव्यू याद रखिए कि इसके अंदर ये बोला गया है कि डिफेंस पर्सनल की एक्टिविटी को वो क्रिमिनलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, उनको थोड़ा प्रोटेक्शन दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर टू ओपन द समिट ऑन द ग्लोबल साउथ टुमारो। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द सेकंड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट ऑन द फ्राइडे। दिस विल बी द सेकंड समिट इन द लेस देन ईयर्स होस्टेड बाय इंडिया। एक साल के अंदर ये सेकंड समिट है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का। ठीक है, फर्स्ट वर्चुअल समिट विटनेस द पार्टिसिपेशन बाय द 125 कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ का मतलब ये होता है, जो साउथ में आते वो नहीं होता है। ग्लोबल साउथ का मतलब ये होता है जो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं है, डेवलप्ड नहीं है, तो उनको ग्लोबल साउथ बोलते हैं, पोवर्टी के अंदर है। It is dominated by the first जो summit हुआ था, it was dominated by the Ukraine war, but the upcoming summit is expected to echo the running of Israeli military operation in the Gaza। तो आने वाले समिट में ये बोल रहे कि गाजा का इशू रेज करेंगे। It is also going to reflect the India's evolving equation with the bloc of global south countries, as nearly all countries voted in the favor of the ceasefire in the Gaza on October 26 at the United Nations General Assembly where India abstained। ठीक है, इंडिया ने क्यों ऑप्शन किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रिजोल्यूशन में, विच वॉज प्रपोज बाय द जॉर्डन, और इंडिया ने बोला था कि हम अब्सटेन करते क्योंकि उसमें 7 अक्टूबर के जो अटैक किया था हमास ने इसराइल के ऊपर, जो टेररिस्ट अटैक किया था, उसका पैराग्राफ वहां पे मेंशन नहीं था, सिर्फ इसराइल को कंडेम कर रहे थे। इसकी वजह से इंडिया ने उसको ये किया। ठीक है, IMEC अ विन विन सिचुएशन फॉर द स्टेट्स इन्वॉल्व इन, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला है। ठीक है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ विन विन सिचुएशन फॉर द ऑल स्टेट्स इन्वॉल्व इन द, ये इन्होंने बोला है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। ठीक है, तो एक्चुअली ना जो अभी जो सिचुएशन चल रही है गाजा के ऊपर जो अटैक किया है इसराइल, अभी जो वॉर चल रहा है, ठीक है, उससे रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। तो यहाँ पे जो इंडिया ने प्रपोज किया था G20 में, जो सितंबर 9 और 10 के अंदर न्यू दिल्ली में G20 का समिट हुआ था, वहाँ पे ये प्रपोज किया गया था कि IMEC का कंस्ट्रक्शन होगा। तो ये IMEC कहाँ से जाएगा? ये जाएगा इंडिया से गल्फ कंट्री के पास से, फिर वो हाइफा जो पोर्ट है इसराइल का, वहां से वो यूरोप को, ग्रीस को कनेक्ट करेगा, ये प्लान था। लेकिन अभी इसराइल तो अंडर वॉर है, अंडर थ्रेट ऑफ वॉर है। ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी कैसे बनेगी? क्योंकि यहाँ पे पोर्ट, रेल, सब कनेक्टिविटी जब बनेगी तभी तो ये सारी चीजें होगी। ठीक है, तो निर्मला सीतारमन ने बोला कि हर कंट्री के लिए विन विन सिचुएशन है। ठीक है, पहली चीज तो ये है। उसके बाद सीतारामन
एड्रेस द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, वहाँ पे इन्होंने ये चीज बातचीत की, ज्वाइंटली होस्टेड बाय द नेवी एंड नेशनल मेरीटाइम फाउंडेशन, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने ये बात की है। तो इस न्यूज़ में इतना ही है, बाकी कुछ ऐसा ठोक मतलब पॉइंट नहीं निकल के आ रहा जिसको अपन डिस्कस कर सके। उसके बाद द स्टॉप दिस हॉरर यूनिसेफ चीफ सेड हर विजिट टू द गाजा, तो जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजेंसी है उनके जो चीफ है वो विजिट करेंगे हमास को, तो उन्होंने बोला कि स्टॉप द हॉरर, जो वुमेन्स एंड बच्चे हैं वो भी किल हो रहे हैं, इसराइल जो वॉर कर रहा है हमास के ऊपर उसकी वजह से, ठीक है। तो यही न्यूज़ है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो टेल द इजराइल दैट द किलिंग ऑफ बेबीज मस्ट बी स्टॉप, ठीक है, इन्होंने भी ये चीज बोली। द स्पेनिश पीएम अर्ज द इजराइल टू एंड द इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग इन द गाजा, ठीक है। अपने पार्लियामेंट में ये बात करते हुए इन्होंने ये बात बोली है कि इसराइल टू एंड द इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग इन द गाजा, गाजा के अंदर जो इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग भी मर रहे हैं, तो वो आप बंद करो, ये इन्होंने बोला है। इसराइल वॉर ऑन द गाजा इज अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पैलेस्टीन, अब्बास, तो जो पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट है, पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास, इन्होंने ये बोला है, said that the Israel war with the Hamas was against the existence of Palestinian in the speech making the 35th anniversary of the Palestinian Declaration of Independence. It is the war against the Palestinian nation identity. It is the identity of the land and identity of the inhabitants. ये अब्बास ने बोला, ठीक है। उसके बाद चाइना एंड यूएस प्लेस टू स्टेप अप द क्लाइमेट एफर्ट्स अहेड द मेजर यूनाइटेड नेशंस मीटिंग, तो इन्होंने जो प्लेज ली है तो उन्होंने बोला है कि हम उसको स्टेप अप करेंगे और क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग इन चाइना और यूएस की जो मीटिंग हो गई थी जॉय बाइडन और जी जिनपिंग की, तो उस मीटिंग के जॉइंट अनाउंसमेंट उन्होंने किए, ओके, ये याद रखिए। लेकिन इनकी ओवरऑल मीटिंग फेल हुई, अगर आप दूसरे न्यूज़ आउटलेट पढ़ोगे तो इन फिजिकली जब मिले तो बाइडन ने इनको, एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आपने जी जिनपिंग को डिक्टेटर बोला था पिछले साल, तो क्या आप उस बात से एग्री करते हैं आफ्टर द मीटिंग, तो उन्होंने बोला हाँ वो डिक्टेटर ही, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस हिट द रिकॉर्ड हाई इन 2022, ग्रीन हाउस गैसेस कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर हिट न्यू रिकॉर्ड इन 2022 विथ नो एंड इन साइट टू राइजिंग ट्रेंड, ठीक है। 2022 में एक नया रिकॉर्ड बना है ग्रीन हाउस गैस के इमिशन के अंदर, दुनिया सबसे ज्यादा इमिशन हुआ है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सेट द लेवल ऑफ द 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेस, द क्लाइमेट वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन है एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑल ब्रोक द लास्ट ईयर रिकॉर्ड, तो इन्होंने सारे रिकॉर्ड ब्रेक करके इनका इमिशन ज्यादा हो गया, ये इन्होंने बोला है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। 2015 पेरिस एग्रीमेंट सॉ द कंट्रीज एग्री टू केप द ग्लोबल वार्मिंग एट बिलो टू 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने के लिए 2015 में ये प्लेज ली गई थी कंट्रीज के हिसाब से। एवरेज लेवल मेजर्ड बिटवीन द 1815 टू 190, तो 1900 और 1850 के बीच में जो प्री इंडस्ट्रियल एरिया था, मतलब जो इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी उस एरिया का था, उससे अपने को 2 डिग्री बिलो करना है, ये इन्होंने बोला था, एंड 1.5 डिग्री इफ पॉसिबल, ठीक है। तो ग्लोबल मीन टेम्परेचर इन 2022 वाज 1.15 डिग्री सेल्सियस अबव द 1850 टू 1900 एवरेज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 1815 टू 1900 का जो टेम्परेचर था उससे 1.15 डिग्री सेल्सियस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, याद रखिए, उससे वो जाता था, उससे वो ज्यादा टेम्परेचर था, ठीक है। मिस्टर तला सेड was all but the certain that 2023 would be the warmest year on the record, ये अपन ने अभी पहले भी पढ़ा है, तो ये 2023 वार्मेस्ट ईयर होगा, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम के ऊपर स्वैग यूपीएससी ओनली बोल की चैनल है, उसको आप ज्वाइन कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसको आप शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।